गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम भूरिया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 PLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम BA सेकेंड ईयर हिस्ट्री मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें कि 1206 से लेकर 1740 तक की घटनाओं की जानकारी प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मुगल काल की आर्थिक दशा। आज हम मुगल कालीन आर्थिक दशा और इसके अंतर्गत जमींदारी वर्ग पर जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में की गई थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल वंश की नींव डाली थी। इसके पश्चात बाबर ने 1527 में खानवा का युद्ध मेवाड़ के शासक राणा सांगा के साथ युद्ध लड़कर इसमें वह विजयी रहा और खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर ने भारत में मुगल वंश को मजबूती से स्थापित कर लिया था। इसके पश्चात 1528 में बाबर ने चंदेरी का युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में बाबर ने चंदेरी के शासक मैदिनी राय को युद्ध में पराजित किया था। इसके पश्चात बाबर ने 1529 को घाघरा का युद्ध लड़ा। इसमें पठानों को पराजित किया। इस युद्ध में भी बाबर विजयी रहा था। इस प्रकार बाबर ने इन 4 युद्धों में विजय प्राप्त कर भारत में मुगल वंश की स्थापना की और उसे मजबूती से स्थापित भी किया। इसके पश्चात मुगल वंश में अनेक महत्वपूर्ण सम्राट हुए, जिनके समय में साम्राज्य का विस्तार हुआ। इन शासकों में हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के नाम मुख्य रूप से लिए जा सकते हैं। औरंगजेब के पश्चात मुगल वंश की पतन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, क्योंकि औरंगजेब के उत्तराधिकारी अयोग्य थे, दुर्बल थे, कमजोर थे, विलासी थे। अतः वह विदेशी आक्रमणकारियों का सामना नहीं कर पाए। परिणाम स्वरूप मुगल वंश का अंत हो गया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह मुगल वंश से ही लिया गया है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम मुगल वंश अर्थात मुगल काल की आर्थिक दशा किस प्रकार से रही थी, अर्थात बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनके समय में आर्थिक दशा किस प्रकार से थी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ ही हम जमींदार वर्ग, मुगल काल के अंतर्गत जमींदार वर्ग के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं मुगल काल की आर्थिक दशा। तो मुगल काल में आर्थिक क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति हुई थी। मुगल काल में आर्थिक क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति हुई थी। मुगल काल के अंतर्गत अनेक उद्योग धंधों का विकास हुआ था। मुगल काल में अनेक उद्योग धंधों का विकास हुआ तथा ये उद्योग धंधे काफी उन्नत अवस्था में रहे थे। कृषि की दशा भी उन्नत थी। कृषि की दशा भी उन्नत थी। अकबर ने कृषक वर्ग की भलाई के लिए अनेक कार्य करवाए थे। अकबर ने टोडरमल व्यवस्था, दहसाला बंदोबस्त प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत कृषकों की भलाई के लिए
अनेक कार्य किए गए थे। किसानों को सुविधा प्रदान करने हेतु उन्हें पट्टे दिए गए थे, अर्थात उन्हें भूमि के पट्टे प्रदान किए गए थे, जिसमें किसानों की भूमि का क्षेत्रफल, किस्म आदि लिखा होता था। इसके अलावा काबूलियत स्वीकृति पत्र किसानों से लिया जाता था, जिसमें यह कहा जाता था कि जब तक किसान भूमि कर चुकाता रहेगा तब तक उसे भूमि से बेदखल नहीं किया जाएगा। अर्थात अकबर ने इस टोडरमल व्यवस्था के माध्यम से रैयतवारी प्रथा प्रारंभ की थी, अर्थात किसानों के लिए पट्टा और काबूलियत प्रणाली को विकसित किया था, जिससे कृषक वर्ग को काफ़ी लाभ मिला था। इसके अलावा कृषकों की भलाई के लिए अकबर ने काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए थे। कृषकों का सरकार से देसाला बंदोबस्त के अंतर्गत सीधा संपर्क स्थापित हो गया था, जिससे किसानों को बिचौलियों के शोषण से मुक्ति मिली थी। तो इस प्रकार कृषि की दशा उस समय उन्नत अवस्था में थी। अकबर ने किसानों की भलाई हेतु अनेक कार्य किए थे। लगान व्यवस्था उस समय उच्च कोटि की थी। लगान व्यवस्था उस समय उच्च कोटि की रही थी। उद्योग धंधे भी उन्नत अवस्था में रहे थे। उद्योग धंधे भी उन्नत अवस्था में रहे थे। उस समय आगरा, वाराणसी, जौनपुर, पटना, बुरहानपुर, लखनऊ, मुर्शिदाबाद आदि जो थे सूती वस्त्र उद्योग के मुख्य केंद्र रहे थे। आगरा, वाराणसी, जौनपुर, पटना, बुरहानपुर, लखनऊ, मुर्शिदाबाद आदि सूती वस्त्र उद्योग के उस समय मुख्य केंद्र रहे थे। भारत का श्रीलंका रंगाई और जरी का व्यवसाय भी उस समय उन्नत अवस्था में रहा था। रंगाई और जरी का व्यवसाय भी उस समय उन्नत अवस्था में रहा था। ढाका की जो मलमल है, ढाका की मलमल उस समय विश्वविख्यात थी। ढाका की मलमल विश्वविख्यात थी। फतेहपुर सीकरी, जौनपुर, अलवर ये उस समय प्रसिद्धकालीन उद्योग केंद्र रहे थे। फतेहपुर सीकरी, जौनपुर, अलवर उस समय प्रसिद्धकालीन उद्योग केंद्र थे। उस समय भारत का श्रीलंका, बर्मा, चीन, जापान, इंडोनेशिया, नेपाल, ईरान, मध्य एशिया, अरब, अफ्रीका आदि देशों के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध रहे थे। आदि देशों के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध रहे थे। भारत का श्रीलंका, बर्मा, चीन, जापान, इंडोनेशिया, नेपाल, ईरान, मध्य एशिया, अरब, अफ्रीका आदि देशों के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध रहे थे। इसके अलावा सूती, ऊनी व रेशमी वस्त्र, सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्र, नील, शोरा, मसाले, चीनी, नमक आदि का निर्यात उस समय किया जाता था। सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्र, नील,
शोरा, मसाले, चीनी, नमक आदि का निर्यात उस समय किया जाता था। कागज तथा इत्र उद्योग भी उस समय उन्नत अवस्था में रहा था। कागज तथा इत्र उद्योग भी उस समय उन्नत अवस्था में रहा था। मजदूरी कम थी। मुगल कालीन आर्थिक व्यवस्था की जो विस्तृत और महत्वपूर्ण जानकारी है, मुगल कालीन आर्थिक व्यवस्था की विस्तृत और महत्वपूर्ण जो जानकारी है वह आईने अकबरी तथा विदेशी लेखकों के संस्मरणों। मुगल कालीन आर्थिक व्यवस्था की विस्तृत जानकारी आईने अकबरी तथा विदेशी लेखकों के संस्मरणों से प्राप्त होती है। मुगल काल के खाद्य पदार्थों में गेहूं, चावल, बाजरा, दाल आदि प्रमुख थे। मुगल काल के खाद्य पदार्थों के अंतर्गत गेहूं, चावल, बाजरा, दाल आदि प्रमुख खाद्य पदार्थ थे। मुगल कालीन कृषक वर्ग था वह 3 वर्गों में बंटा हुआ था। मुगल कालीन कृषक वर्ग जो था वह 3 वर्गों में बंटा हुआ था। नंबर 1 था खुद काश्त, नंबर 2 पाही काश्त, नंबर 3 मुजारियान। मुगल कालीन कृषक वर्ग 3 वर्गों में बंटा हुआ था। खुद काश्त, नंबर 2 पाही काश्त, नंबर 3 मुजारियान। 3 वर्गों में कृषक वर्ग बंटा हुआ था। खुद काश्त किसान वे खेतीहर थे जो उसी गांव की भूमि पर खेती किया करते थे जिसके वे निवासी होते थे। इन्हें अपनी भूमि पर स्थायी और वंशानुगत स्वामित्व प्राप्त था। खुद काश्त को अपनी भूमि को बंटाई पर देने का और उसे बेचने का अधिकार होता था। इन्हें मालिक-ए-जमीन कहा जाता था। यदि किसान खुद काश्त की जमीन पर बीज आदि का प्रबंध स्वयं करता था तो उसे खुद काश्त को उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में देना पड़ता था। कि यदि खुद काश्त स्वयं इन सारी चीज़ों की व्यवस्था करता था तो किसान को उस उपज का 2/3 भाग देना पड़ता था। जबकि पाही काश्त वे किसान होते थे जो दूसरे गांवों में अस्थायी रूप से जाकर बंटाईदार के रूप में खेती किया करते थे। पाही काश्त के अधिकार में केवल उतनी ही भूमि होती थी जितने पर वे अपने परिवार के श्रम का उपयोग करके खेती कर सकते थे। पाही काश्त के अधिकार में केवल उतनी ही भूमि होती थी जितने पर वे अपने परिवार के श्रम का उपयोग कर खेती कर सकता था। जबकि मुजारियान कृषकों के पास इतनी कम भूमि होती थी कि वे उस भूमि में अपने परिवार के कुल श्रम का उपयोग भी नहीं कर पाते थे। परिणाम स्वरूप
वे खुद काश्त की जमीन को किराए अर्थात बंटाई पर लेकर उस पर खेती का कार्य किया करते थे। मुजारियान किसान अपनी जोत को बेच नहीं सकता था और न ही उसे रेहन गिरवी रख सकता था। मुजारियान तथा पाही काश्त में यह अंतर होता था कि पर्याप्त भूमि प्राप्त होने तथा नजराना देने पर पाही काश्त खुद काश्त तो बन सकता था, किंतु मुजारियान अपनी वर्तमान स्थिति से ऊपर नहीं उठ सकता था। तो इस प्रकार मुगल कालीन जो कृषक वर्ग था 3 भागों में बंटा हुआ था, खुद काश्त, पाही काश्त और मुजारियान। इसके अलावा कृषि उत्पाद आईने अकबरी में रबी बसंत ऋतु के अंतर्गत की 16 फसलों तथा खरीफ शरद ऋतु की फसल की 25 फसलों से प्राप्त होने वाले राजस्व का विस्तृत विवरण मिलता है। कृषि उत्पाद के अंतर्गत आईने अकबरी में रबी की 16 फसलों तथा खरीफ की 25 फसलों से प्राप्त होने वाले राजस्व की विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त होती है। मुगल काल में आगरा के निकट बयाना तथा गुजरात में सरखेज से सर्वोत्तम किस्म की नील पैदा की जाती थी। इसका विशद जो वर्णन है पेल सार्ड ने किया है। भारत में तंबाकू के 1604 के अंत अथवा भारत में तंबाकू के 1604 के अंत तथा 1605 के प्रारंभ में पुर्तगालियों द्वारा लगाई गई। संभवतः इसी के आसपास मक्का अमेरिका से भारत आया था। इसी के आसपास जो मक्का था अमेरिका से भारत आया था। खेती के विस्तार तथा बेहतरी के लिए मुगल बादशाहों ने किसानों को बढ़ावा दिया तथा इसके लिए तकाबी नामक ऋण वितरित किया गया था। मुगल काल में नई भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए वनवटी अर्थात जंगलों को साफ कर उन्हें कृषि योग्य बनाया गया नामक एक तरीका अपनाया गया, जिससे अधिक से अधिक भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सके। तो शाहजहाँ के शासनकाल में 1630 से 32 में दक्खन तथा गुजरात में एक भयानक अकाल पड़ा था, जिसके परिणाम स्वरूप खालसा भूमि के भू राजस्व का 70 लाख रुपया माफ कर दिया गया था। यह मुगल काल का प्रचंडतम अकाल था। शाहजहाँ ने अकाल से निपटने के लिए सिंचाई की सुविधा की व्यवस्था की थी। उसने 98 मील लंबी रावी नहर लाहौर तक बनवाया, जिसे नहर-ए-फेज कहा गया। इसके अलावा शाहजहाँ ने दूसरी नहर-ए-साहिब, जिसे फिरोज तुगलक ने बनवाया था, को न केवल ठीक करवाया बल्कि उसे 60 मील और लंबी करवाया तथा उसका नाम नहर-ए-शाह रखा। मुगल काल में गन्ना, कपास, नील, रेशम आदि फसलों का उत्पादन होता था। इन्हें तिजारती अर्थात नकदी तथा उत्तम फसल कहा जाता था। इन फसलों पर अधिक दर पर माल गुजारी नगद रूप में ही अदा करनी होती थी।
फसल कहा गया था। आइए हम देखते हैं मुगल काल के अंतर्गत जमींदार वर्ग। मुगल काल के अंतर्गत जमींदार वर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मुगल काल में जमींदार वर्ग का भी एक महत्वपूर्ण स्थान रहा था। मुगल काल में जमींदार वर्ग का भी एक महत्वपूर्ण स्थान रहा था। राज्य की अधिकतर जो भूमि थी जागीरदारों व जमींदारों के हाथों में ही थी। राज्य की अधिकतर भूमि जागीरदारों व जमींदारों के हाथों में ही थी। जमींदार वर्ग उस व्यक्ति का परिचायक है। जमींदार वर्ग उस व्यक्ति का परिचायक है जिसके पास जमीन हो और वह खेती का कार्य करता हो। जमींदार वर्ग उस व्यक्ति का परिचायक है जिसके पास जमीन हो तथा वह खेती का कार्य करता हो। तो राज्य की अधिकतर जो भूमि थी जमींदार और जागीरदारों के अधिकार क्षेत्र में ही थी। लेकिन 18वीं शताब्दी में यह जरूरी नहीं था कि वह खेती करता हो। जमींदारी प्रथा का जो जन्म है जाति प्रथा की देन था। मध्य युग में भारत के प्रत्येक गांव अथवा गांव के एक समूह की भूमि पर किसी विशेष जाति का कब्जा होता था। किसी भी क्षेत्र पर अपनी शक्ति के आधार पर कब्जा करने पर उस जाति का जो मुखिया था उस क्षेत्र का जमींदार हो जाता था। धीरे धीरे वह अपने क्षेत्र में ये जमींदार जो थे शक्तिशाली बन जाते थे और अपने क्षेत्र में जमींदारी के अधिकार प्राप्त कर लेते थे। उसके समस्त भाई बंधु जो उसके साथ होते थे वे भी इस क्षेत्र पर अधिकार कर छोटे जमींदार के रूप में सहायक बनते थे। उनके अधिकारों की जो पुष्टि है मुखिया के द्वारा की जाती थी। इस प्रकार भारत में जमींदारी एक सामाजिक व नैतिक मान्यता के आधार पर पनपी थी। जमींदार जो थे कई श्रेणी के थे। प्रथम वे जमींदार थे जो साझेदारी की जमींदार में हिस्सेदार होते थे। इस प्रकार की जमींदारी को पट्टेदारी, भैयाचारी या विश्वादारी कहा जाता था। इस प्रकार की जमींदारी में एक अथवा अनेक गांव होते थे, परंतु अधिकतर ये एक ही वंश परंपरा के साझेदारी के ही अंश होते थे। द्वितीय श्रेणी में ऐसे जमींदारी थी जिनमें कई गांव सम्मिलित रहते थे और उन पर एक ही व्यक्ति या परिवार का अधिकार होता था। इन्हें कभी कभी तालुका भी कहते थे। अंत में कई बड़ी बड़ी जमींदारियां भी थी जिनमें बहुत से गांवों से लेकर कई तालुके, एक परगना या एक से अधिक परगने भी होते थे। बंगाल में इस तरह की जमींदारियां अधिक थी। इन श्रेणियों के अतिरिक्त भू राजस्व व पेशकशी जमींदार भी होते थे। पेशकशी जमींदार वे थे जिनके पास वास्तविक रूप में जोते जाने वाली भूमि का ब्यौरेवार कर निर्धारण नहीं होता था और एक निश्चित पेशकश ही ये लोग दिया करते थे। तो जमींदार सम्राट के द्वारा ही नियुक्त किया जाता था और सम्राट के द्वारा ही इसे बेदखल भी किया जाता था। कभी कभी एक जागीरदार को अपने ही क्षेत्र में अपने ही क्षेत्र का जमींदार नियुक्त कर दिया जाता था, परंतु ऐसी
स्थिति में वह प्रदेश उसकी वतन जागीर नहीं हो सकता था। जागीर अंतर्निय रहती थी, जबकि जमींदारी एक स्थायी पैतृक संपत्ति होती थी। जमींदार को अपनी जमींदारी बेचने का अधिकार भी मिला हुआ था यदि वह किसी अपराध का दोषी पाया जाता था। यदि वह किसी अपराध का दोषी पाया जाता था तो सम्राट के द्वारा उससे जमींदारी छीनी भी जा सकती थी। जमींदार को किसानों पर केवल वही अधिकार प्राप्त थे जो उसको राज्य के द्वारा जमींदारी देते समय प्रदान किए गए थे। मुगल काल में भू राजस्व देने वाले जमींदारों की संख्या अधिक रही थी, क्योंकि भू प्रशासन में उन्हें अपरिहार्य माना जाता था। जमींदारों को भूमिका दोहरी थी। एक तो शासन द्वारा निर्धारित भू राजस्व को इकट्ठा करने में वे मध्यस्थ करते थे, तो दूसरी ओर गांव की अधिक से अधिक जो भूमि थी खेती योग्य बनाने का उत्तरदायित्व भी उन पे आ गया था। तो इन दोनों अवस्थाओं के बदले में राज्य से उसे कुछ लाभ प्राप्त होता था, जिसे नान कर कहा जाता था। जमींदार अपने क्षेत्र के किसानों से अनेक प्रकार के कर वसूल किया करते थे। जमींदार को यह देखना होता था कि उसकी जमींदारी के अंदर समस्त कृषि योग्य भूमि पर खेती की जा रही है या नहीं। वह किसानों से बलपूर्वक खेती करने की स्थिति में होता था। तो इस प्रकार मुगल काल में जमींदार वर्ग का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा था। तो राज्य की अधिकतर भूमि जो थी जमींदारों के अधिकार में ही थी। तो जमींदार का उस व्यक्ति का परिचय था जिसके पास जमीन होती थी और वह स्वयं खेती का कार्य करते थे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा मुगल काल की आर्थिक दशा और इसके अंतर्गत जमींदार वर्ग की जानकारी आप यहीं समाप्त होती है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।